अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा था। असल में ग्राफ बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, तब जाके हम ग्राफ बनाने में कामयाब होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ग्राफ होता है असल में ये इनपुट और आउटपुट के बिटवीन रिलेशन को ज़ाहिर करता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनपुट होती है, सेट ऑफ इनपुट, वो उसकी डोमेन होती है, सेट ऑफ आउटपुट वो उसकी रेंज होती है। यानी ग्राफ बनाने के लिए डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन को लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम इसका ग्राफ बनाएं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अगर ना अच्छी लगे तो ना कीजिएगा। तो ये साइन फंक्शन है। हमें पता है कि साइन की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज होती है -1 से 1 के बिटवीन। यानी कि आउटपुट आपके पास ना तो -1 से छोटी आ सकती है, ना ही +1 से बड़ी आ सकती है। तो -1 से 1 के बिटवीन है। तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ ताकि ग्राफ इनसे बाहर ना जाए। आपकी जो इनपुट होगी वो होगी x एक्सिस पे, आउटपुट आपको मिलेगी y एक्सिस पे। जैसे जैसे हमारा ग्राफ इधर को जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट आगे को लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर को जाएगा, इसका मतलब होगा कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब सबसे पहले हमने इस पर साइन 0 इनपुट करना है। जब 0 इनपुट किया, आउटपुट भी 0 मिली। आपको पता है साइन 0 0 होता है। फिर हम बढ़ाते जाएंगे इनपुट। जैसे साइन 30 किया 0.5 हो गया, 45 किया 0.707 हो गया, 60 किया 0.8660 हो गया। बढ़ती जा रही है, हम इनपुट भी बढ़ाई जा रहे हैं, आउटपुट भी बढ़ती जा रही है। जब 90 पे जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी 1। उसके बाद 90 के बाद पे वैल्यू जो आउटपुट है वो घटना शुरू हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। यहाँ पर 90 था, ये था 30 भी आया, 45 भी आया, 60 भी आ गया। यहाँ पर आके आपको मिल गया 90, यानी कि π/2। अब π/2 के बाद जितने भी एंगल्स हैं उन ये जो आ रहे हैं अभी, उन पे वैल्यूज़ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी 120 या 150 आगे सो ऑन चलते जाएंगे, कम होती गई। जब 180 पे आ गए तो वहाँ पे आके क्या हो गई, 0 हो गई। जब भी आपका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, इसका मतलब ये है, यानी कि इसके ऊपर ऐसे लाई कर रहा होगा, इसका मतलब वहाँ पर वैल्यू 0 हो गई है इस पॉइंट पर। अब 180 के बाद जब हम चलेंगे आगे पे बनाएंगे तो 180 से आगे के जाए, यानी 181 182, तो आपके पास जो आउटपुट है मज़ीद कम होती जा रही है, यानी नेगेटिव वाली साइड पर आ गई है। कम होते होते जब आप 180 के बाद 270 पे पहुँचे, जो कि 3π/2 होता है, वहाँ पे आपको मिला -1। देखिए -1 के बिल्कुल बराबर, ये 1 के बिल्कुल बराबर। इससे ऊपर नहीं जा सकते, ना इससे नीचे आ सकते हैं। इसके बाद 270 के बाद जो इनपुट हैं उस पर -1 से वैल्यूज़ बढ़ने शुरू हो गई। तो बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि 2π पे आकर 0 हो गया। पहले -1 पे चला गया था, बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते वो चला गया 2π पे। यानी 2π पे जब आया तो वहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि x एक्सिस पे आ गया, यानी कि 0 वैल्यू यहाँ पे शो हुई। इस तरह करके इसका ग्राफ बनता है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव एक्सिस में बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा, सो ऑन आगे चलते जाएंगे। ये था साइन फंक्शन का ग्राफ। इसके बाद कॉस का बनाते हैं। आपको आइडिया है कि साइन की और कॉस की जो डोमेन और रेंज होती है वो एक जैसी होती है। डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज -1 से लेकर 1 के दरमियान है, तो ग्राफ इसका उससे मिलता जुलता होगा। यानी दिखने में तो एक जैसा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में फ़र्क है, वो मैं आपको बता दूंगा। हमने कॉस में इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। इनपुट किया 0, कॉस में 0 इनपुट किया तो आउटपुट मिली आपको 1, यानी ये ग्राफ यहाँ से शुरू होना है, ये फ़र्क है। यहाँ पे 0 इनपुट किया था तो 0 ही आउटपुट आई। ग्राफ आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 0 पे 1 देता है, तो हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब 0 के बाद जब आगे बढ़ते गए तो वैल्यू आपके पास आउटपुट कम होती गई। 30 पे गए तो 0.8660 आ गया, 45 पे गया 0.707 आ गया, 60 पे गए 0.5 आ गया, यानी वैल्यू कम होती जा रही है। और जब आप 90 पे पहुंच गए, 90 पे आके आपको मिल गया 0, यानी x एक्सिस के ऊपर आ जाना है। इसके बाद मज़ीद आगे जाएंगे 90 पे से तो मज़ीद कम होती जाएगी, यानी नेगेटिव वाली साइड में वैल्यू निकलती जाएगी। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, देखें आपको 90 पे क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। जब यहाँ 90 के बाद कौन सा आएगा, 180, यानी कि पाई पे आपको मिलेगी -1। तो -1 के बराबर पे रोक देना है। उसके बाद 180 के बाद वाली वैल्यू जो है उन पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। 181 पे, 182 पे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
जब यहाँ पर 270 पे पहुँच गया, यानी कि 10, 90, 180, 270 पे जब पहुँच गया, यहाँ पर वैल्यू फिर से 0 हो गई। 270 के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते जब 270 के बाद आएगा 360, यहाँ पे तकरीबन 360 आ जाता है 2 पाई। इस पे वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, cos 360 1 होता है। इसके बाद फिर से कम होने लग जाएगी, यानी कि इस तरह करके ये ग्राफ बनेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जब लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे इस तरह से चलता जाएगा। ये दिखने में कुछ हद तक एक जैसे है। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा खींच के इधर ले आऊँ तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये था कॉस फंक्शन का ग्राफ। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेन फंक्शन के ग्राफ की, कि ये किस तरह का होता है। ये थोड़ा तवज्जो से समझना है। अब टेन फंक्शन जो है इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, ये पता होगा तो हम ग्राफ बना पाएंगे। टेन की डोमेन में 90 नहीं आने देना, 270 भी नहीं आने देना, क्योंकि इन पे आंसर अनडिफाइंड आता है, इन्फिनिट को में चला जाता है टेन। जब भी 90 के साथ 90 डिग्री में लिखता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर साथ होगा, लाइक 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9, 11, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, आपके पास जो भी एंगल बनेगा टेन उस पर क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। यानी कह सकते हैं कि इसकी डोमेन में 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। ये डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये 2n+1 क्या है? ये ऑड नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। π/2 90 डिग्री के लिए होता है, यानी कि डिग्री में ये 90 के इक्वल होता है। ये इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है। तो हम इसको अपने माइंड में रखते हुए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना यहाँ पर मैं छोटी डॉटर लाइन लगा देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक और बात, इसके लिए आपने ना फिक्स नहीं करना जैसे 1 और -1 को किया था, क्योंकि उसका तो पता था कि 1 से बड़ी नहीं आएगी, -1 से छोटी नहीं आएगी। इसमें 1 से बड़ी भी आएगी, -1 से छोटी भी आएगी, क्योंकि टेन की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि कुछ भी आ सकता है आपकी आउटपुट में। तो ये मैंने डॉटर लाइन लगा ली है ताकि हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो बाकी बाद में मज़ीद ड्रॉ करनी पड़ी तो बाद में करेंगे। अच्छा, टेन ज़ीरो आपको पता है 0 होता है, और तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन गया। 0 के बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं 1, 2, 3, उस पर क्या होगा? टेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं ऐसे लाइन कर रहा हूँ। अब ये जो लाइन है ना, जैसे जैसे ऊपर को जा रही है ना, इस वर्टिकल लाइन के करीब आ रही है, आगे मज़ीद ऊपर जाएगी, मज़ीद करीब आती जाएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। अब उसकी क्या वजह है? यहाँ पर असल में जो एंगल है ना, ये है 90, यानी कि π/2। यहाँ पर 180 है, ठीक है, यहाँ पर 270 है। टेन 90 पे ना अनडिफाइंड होता है। इस वजह से अगर ये यहाँ पर टच कर जाती है ना, तो इसका मतलब होगा कि टेन 90 पे आपको कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है, जबकि वो अनडिफाइंड है। होगा क्या कि ये जो कर्व है जैसे जैसे ऊपर को जा रही है, इस लाइन के करीब आती जा रही है। इन्फिनिट पॉइंट पे जाके इस लाइन को ये टच करेगी। इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर टच करेगी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि टेन 90 पे क्या होता है? इन्फिनिट होता है, क्योंकि जब इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर टच करेगी, यहीं पे टच कर गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 या 3 इसके आसपास की वैल्यू है। और इस लाइन अगर जब ये इन्फिनिट पे जाकर टच होगी तो इस लाइन को बोला जाएगा असिम्प्टोट। असिम्प्टोट असल में क्या होता है? ऐसी लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर टच करे, ऐसी लाइन जो किसी कर्व के साथ इन्फिनिट पॉइंट पे जाकर टेंजेंट बनाए, उसको बोलते हैं असिम्प्टोट। तो जैसे ये इधर को गया है, वैसे ही जब आप नेगेटिव में लेंगे तो इनपुट नेगेटिव करेंगे यहाँ पर 90 तक, तो आपको आउटपुट भी नेगेटिव मिलेगी। तो जो नेगेटिव 90 की बात जब आएगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव π/2 है, तो ये वाली लाइन जैसे जैसे नेगेटिव 90 के करीब आ रही है, ये वाली कर्व इस लाइन के करीब आती जाएगी, इन्फिनिट पे जाके ये इसको टच कर जाएगी। यानी कि नेगेटिव 90 पे भी टेन क्या होता है? इन्फिनिट होता है। अब ये एक कर्व मैंने समझा दी, इसी तरह से है बाकी सारा। टेन 0 पे 0 है और टेन पाई पे, इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेम जैसे पहले बात की थी, और ये नेगेटिव में बढ़ती जाए, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जाएगी। तो टेन 90 पे आके फिर क्या हो गया? इन्फिनिट हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इधर को जा रहा है तब भी आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है और इस लाइन के करीब आ रही है। जब पाई से पीछे वाली वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वो पाई से जो पीछे और 90 से आगे आपको नेगेटिव आंसर देता है टेन। आप चेक कीजिएगा, टेन 120 या 130 आपको नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव देगा इसलिए इसकी लाइन नीचे को आ रही है। अब नीचे को आ रही है, जब ये 90 के करीब आ जाएगा ना, या 90 इसके इस लाइन से टच कर जाएगा, तब ये इन्फिनिट देगा, यानी कि इन्फिनिट पॉइंट पे जाके ये टच होगा, यानी कि 90 पे क्या है? इन्फिनिट। अब वही बात जो हमने पहले की है। अब सेम ऐसी ही लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
यानी बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। इसी तरह से हमने इसका ग्राफ बनाना है, ये ऐसे बन गया, ये टेन फंक्शन का ग्राफ है। अब बनाते हैं कॉट का ग्राफ। अब जो कॉट फंक्शन होता है इसका ग्राफ भी इससे मिलता जुलता है, इसी वजह से मैं टेन के फ़ौरन बाद कॉट का बना रहा हूँ। ये कॉज ओवर साइन के इक्वल होता है। ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, अगर साइन ज़ीरो हो गया तो गड़बड़ हो गई, तो वहाँ पर फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओवर में ज़ीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन ज़ीरो नहीं आना चाहिए। साइन ज़ीरो कितने पे होता है? ज़ीरो पे, 180, 360 सो ऑन, यानी कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो हम इस सारे को लिख सकते हैं n पाई, यानी कि कॉट की डोमेन में n पाई नहीं हो सकता। रेंज इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है जैसे 10 की थी। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये बस इन में रखना है कि पाई पे भी ज़ीरो है, अनडिफाइंड है, और ज़ीरो पे भी अनडिफाइंड है, और 2 पाई पे भी अनडिफाइंड है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए भी छोटी छोटी यहाँ पे डॉटर लाइन ले लेंगे, उसकी मदद से हम इसका आसानी से ग्राफ बना पाएंगे। जैसे हमने 10 का बनाया वैसे बनाना है, लेकिन इसकी डोमेन डिफरेंट है, तो डोमेन को अपने माइंड में रखते हुए इसका ग्राफ बनाना है। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे 90 ले लेता हूँ, यहाँ पे 180 ले लेता हूँ। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो कॉट ज़ीरो पे तो अनडिफाइंड होता है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? करना तो ज़ीरो से ही चाहिए, तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से करना, हमें इन्फिनिट से करना चाहिए। तो मैं आपको समझाने की हद के लिए यहाँ पर इसको 90 से स्टार्ट लेता हूँ। कॉट 90 होता है 1 के इक्वल, क्योंकि उसकी क्या वजह है, सॉरी 0 के इक्वल। कॉट 90 10 90 होता है इन्फिनिट, और कॉट उसका उल्ट होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिट कितना हो जाएगा? 0। तो कॉट 90 0 होता है, तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे 90 से पीछे लेके आएंगे इनपुट को, यानी 0 के करीब लेके आएंगे, वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब ये लाइन इसके करीब आ रही है, जैसे जैसे ये कर्व इस लाइन के करीब आ रही है, जो एंगल है वो 0 के करीब आता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा इन्फिनिट पे जाके ये कर्व इस लाइन को टच कर जाएगी। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 पे कॉट क्या है? अनडिफाइंड है, क्योंकि जब ये लाइन इस पे टच कर जाएगी इट मीन्स कि वहाँ पे आपकी इनपुट 0 है। तो यहाँ पर ये जो y एक्सिस है ये इसका असिम्प्टोट है। इसी तरह नेगेटिव, जब हम 90 के बाद वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे आपको नेगेटिव आंसर मिलता है, तो नेगेटिव में वैल्यू यानी कि कम होती जा रही हैं, तो ये भी कम होते होते यहाँ पर आके हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी कि इन्फिनिट पे जाके ये कर्व इस लाइन को टच कर जाएगी। यानी कि 180 पर कॉट 180 पर इन्फिनिट होता है, इसलिए इन्फिनिट पॉइंट पर जाके ये वाली कर्व इस लाइन को टच करेगी, तो ये वाली लाइन भी असिम्प्टोट है जैसे मैंने पहले बताया था। इसी तरह नेगेटिव 90 के अंदर हम चेक करते हैं। नेगेटिव 90 का ग्राफ भी इसी तरह से बनाया जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे बनाया जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा कुछ ऐसे कि कॉट 90 जो है नेगेटिव 90 ये होता है 0 के इक्वल, क्योंकि 10 नेगेटिव 90 इन्फिनिट है, कॉट उसका उल्टा कर देंगे 1 ओवर इन्फिनिट 0 हो जाएगा। माइनस 90 के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं, माइनस 90 के बाद हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आप पुट करके देखिए आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आता है इसलिए हमने इसकी कर्व ऊपर को ड्रॉ किया। माइनस 90 से पीछे वाली ड्रॉ करें, माइनस 90 से पीछे और 0 से आगे इधर वाली, तो उन पे आंसर नेगेटिव आता है, इसलिए डाउनवर्ड ड्रॉ किए। इस तरह करके हम आगे भी इन्फिनिट कर्व्स इस तरह की ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा ग्राफ बन जाएगा इसका कॉट फंक्शन का, यानी कि ये बन चुका है। इसमें ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 की है, यहाँ पे 4 हो सकता है, 5 हो सकती हैं, क्योंकि ये तो इन्फिनिट कर्व्स बनेगी ना, तो ये समझाने के लिए मैंने 2 ही कर्व्स ड्रॉ किए। इसके बाद बात आ जाती है जी सीकेंट फंक्शन की और कोसेकेंट की। अब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कोसेकेंट फंक्शन आपको आइडिया है कि ये साइन का उल्ट होता है, मतलब कि इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। अब इसको आप देखें, ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, ओवर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड होता है, मतलब कि साइन 0 नहीं होना चाहिए। साइन कितने पे 0 होता है? 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है, मतलब कि इसकी डोमेन में n पाई नहीं आना चाहिए। n पाई से मुराद है 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे साइन 0 होता है, तो ये सारे वैल्यूज़ इसकी डोमेन का पार्ट नहीं होंगी। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं डॉटर लाइन लगा देता हूँ, जैसे हमने 10 और कॉट के लिए डॉटर लाइन लगाई है उसी तरह इसके लिए भी लगा लेंगे। ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहले इतनी काफ़ी है। अच्छा, जो कोसेकेंट है इसकी डोमेन का तो मैंने आपको बता दिया। रेंज क्या होती है? रेंज इसकी 1 और 1 से बड़े तमाम एलिमेंट्स, -1 और -1 से छोटे तमाम एलिमेंट्स, ये हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि -1 और 1 के दरमियान में इसकी रेंज नहीं आ सकती।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे -1, यानी कि इसका ग्राफ इन दोनों के दरमियान में नहीं होगा, इनसे ऊपर ऊपर ही होगा। अब इसमें इनपुट अगर हम करते हैं जी 0, कोसेकेंट 0, तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 0, 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिट। तो हम 0 से इसको शुरू नहीं करेंगे, लेना तो है 0 में, लेकिन 0 में शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इस पर तो इन्फिनिट दे रहा है। बाद में देख लेंगे इसको क्या करना है। 0 के बाद यहाँ पर ले लेते हैं 90, sin 90 1 होता है, 1/1 कितना हो गया, 1 ही। इसका मतलब कोसेकेंट 90 कितना होता है, 1। 90 पे आपके पास ये वाली आउटपुट आएगी 1 के बिल्कुल इक्वल। 90 से आगे वाली वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे और पीछे वाली वैल्यू की तरफ आएंगे। जब पीछे आएंगे 90 से जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी। अब ये वाली कर्व इस y एक्सिस के करीब जा रही है, यानी कि जब ये 0 पे आएगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या होगा कि ये जो कर्व इस लाइन के करीब आ रही है, इन्फिनिट पॉइंट पर जाके ये कर्व इस y एक्सिस को टच करेगी। इट मीन्स के 0 पे इन्फिनिट होगा, जब टच करेगी तो तभी 0 इनपुट पे वो आउटपुट बनेगी ना। इन्फिनिट पॉइंट पे ये वाली कर्व जाकर टच करेगी। इसी तरह 90 से आगे वाले वैल्यूज़ के लिए बात करें तो ये ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर पाई था, 90 के बाद यहाँ पे पाई आ गया। अब ये वाली जो कर्व की लाइन है 180 पे इन्फिनिट होता है, ये भी इसके पास ही रहेगी, इन्फिनिट पे जाके टच करेगी, यानी ये लाइन भी असिम्प्टोट है, ये वाली भी असिम्प्टोट है। एक कर्व हमने इसकी ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जी -90 ले लेते हैं। -90 पे -1 होता है, आउटपुट आपके पास -1 आती है, यानी ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप -90 से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएंगी। नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब ये है कि वैल्यू मज़ीद कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये 0 के करीब आ रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन ये लाइन इसको टच नहीं करेगी, इन्फिनिट पॉइंट पर जाकर टच करेगी। जब ये टच करेगी तो वहाँ पर कह सकते हैं इन्फिनिट पॉइंट पे ये असिम्प्टोट बन जाएगी, ये वाली लाइन। इसी तरह ये वाली, ठीक है। अब 90, 180 के बाद 270 यहाँ तक बन चुका है। अब 270 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 3π/2 एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। वैसे तो इतना भी काफ़ी है समझाने के लिए। अब जो sin 270 होता है ये -1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स कि 1/-1 वो भी कितना होगा, -1 ही होगा। तो यहाँ पर भी कर्व कुछ ऐसी बनेगी, ये टच नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी इधर एक डॉटर लाइन होगी। तो ये था कोसेकेंट का ग्राफ। इसी तरह इसी से मिलता जुलता ग्राफ है सेकंड फंक्शन का, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। अगर इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या होगी, पहले डोमेन देखते हैं। ये कुल होता है 1/cos के, यानी कि cos जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे cos 0 हो गया तो ये सारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मसला बन गया वहाँ पे। cos किस पे 0 होता है, 90 पे, 270 पे, यानी 1 × 90, 2 × 90, 3 × 90, 5 × 90, यानी ऑड नंबर्स जो है ना 90 के साथ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे। अगर इसके बारे में समझना है, इसकी डोमेन और रेंज के बारे में, तो हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, तो पहले वो वाली आप लोग देख लें, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब रेंज इसकी क्या है, जैसे मैंने इसका बताया था कि 1 से छोटी नहीं हो सकती और -1 से बड़ी नहीं, यानी कि -1 से छोटी, -1 और -1 के बाद वाली, 1 और 1 के बाद वाली, ये इसकी रेंज है, जैसे कोसेकेंट की थी। तो हम इसके लिए भी डॉटर लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि इसका ग्राफ भी उससे मिलता जुलता ही बनेगा। अब 0 से स्टार्ट करके देखते हैं। सेकंड 0 होता है 0, क्योंकि cos 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। सेकंड 0 पे आपको आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। 0 के बाद जब 30 की तरफ गए, 45 गए तो बढ़ती गई, 30 पे आए बढ़ गई, 45 पे आए और बढ़ गई, 60 पे और बढ़ गई, 90 पे, इस तरह चलते जा रहे हैं। अब 90 के करीब आ रहे हैं, अब बढ़ती जा रही है। जैसे इनपुट वाली वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट भी आपकी बढ़ती जा रही है। जब ये 90 के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, ये लाइन इसके करीब आ रही है, मज़ीद करीब होती जा रही है, लेकिन टच नहीं कर रहे। जब ये इन्फिनिट पॉइंट पर जाकर टच करेगी तब हम कहेंगे कि इसकी इनपुट 90 हुई है, तो वो इन्फिनिट आया। यानी कि ये कर्व इस लाइन को इन्फिनिट पॉइंट पर टच करेगी, मीन्स कि ये लाइन तब असिम्प्टोट ये नहीं असिम्प्टोट है ये वाली लाइन। इसी तरह ये एक कर्व यहाँ पे आ जाएगी। इसमें और इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये वाली y एक्सिस पे कर्व बनती है, इसके अंदर नहीं बनी थी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये पाई है, पाई पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। सेकंड पाई जो होता है -1 के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से कर्व बनेगी इसकी, ऐसे, ठीक है। और -पाई की बात करें
तो यहाँ पे 90 था, ये π/2 है, और यहाँ पे नेगेटिव π/2, ये नेगेटिव पाई है। इस पे भी कुछ इस तरह का ही ग्राफ बनेगा जैसे वहाँ पे बनाता है, क्योंकि नेगेटिव पे जो जैसी वैल्यू होती है वैसी ही पॉजिटिव पे आती है। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा यहाँ पे। ये था सेकंड फंक्शन का ग्राफ। उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हर वीडियो के अंदर एक लिंक दिया गया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन करें, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। खुदा हाफिज़।